बेटा क्वेश्चन 5 में एक लैंग्वेज है जो बच्चों को परेशान कर रही है। वो क्या लैंग्वेज है बताता हूं बेटा आपको। इसमें क्वेश्चन 5 आप मेरे साथ पढ़ लो। ऑन द ड्यू डेट या ऑन द डेट ऑफ बिल गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड हॉलीडे, सो मोहन ऑनर्स हिज प्रॉमिस एज द प्रोविजंस ऑफ लॉ। प्रोविजंस ऑफ लॉ का मतलब जो मैंने आपको रूल बता रखा है उस रूल के अकॉर्डिंग उसने बिल की पेमेंट कर दी। ठीक, अब बिल की पेमेंट कैसे होगी? अगर गवर्नमेंट ने कुछ डिक्लेयर किया, तो इसका मतलब यह है कि वो इमरजेंसी हॉलिडे है। इमरजेंसी हॉलिडे है जो मैंने कल आपको बताया था। ठीक, तो रूल क्या है? रूल क्या है कोई बताएगा मुझे, या खाली बैठने आए सारे? रूल क्या है बताओ। मैच्योरिटी डेट क्या है बेटा? 1 फरवरी को बिल लिखा, 2 महीने का है। 1 फरवरी के बाद एक महीना खत्म होता है 1 मार्च को, और दूसरा महीना खत्म होता है 1 अप्रैल को, प्लस 3 दिन जोड़ता हूं तो 4 अप्रैल आ गई मैच्योरिटी डेट। लेकिन गवर्नमेंट ने इस दिन कर दी इमरजेंसी हॉलिडे, तो एक दिन बाद हो जाएगा, यानी कि 5 अप्रैल इसकी मैच्योरिटी डेट बन जाएगी। 5 अप्रैल इसकी मैच्योरिटी डेट बन जाएगी। एक सेकेंड, इमरजेंसी करेंगे, थ्योरी में करेंगे बात। हाँ बेटा, तो मैच्योरिटी डेट हो जाएगी 5 अप्रैल, बस। प्रोविजंस ऑफ लॉ और ये टफ टफ लैंग्वेज का बस यही इंप्लीकेशन है कि जो मैच्योरिटी डेट है वो 4 अप्रैल की बजाय 5 अप्रैल हो जाएगी। और कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप करो। चलो, और कोई प्रॉब्लम बच्चे नहीं बता रहे हैं?
तो इसका मतलब यह है कि चला जाए आगे। अब मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस चैप्टर का, बेसिक कंडीशंस जो इस चैप्टर की हैं, जिसके बेस पर हमारा ये चैप्टर चलेगा। जितनी जल्दी आप ये बेसिक कंडीशन समझ जाओगे उतनी जल्दी आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हेडिंग डालेंगे बेसिक कंडीशंस या बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस कंडीशंस। ये ए है, ये बी है। ए कौन है बेटा? ए है सेलर जो गुड्स बेच रहा है, और बी कौन हो गया बेटा? परचेजर जो गुड्स खरीद रहा है। ठीक, सेलर का मतलब है क्रेडिटर, इसने पैसे लेने हैं, और इसने पैसे देने हैं, इसलिए ये हो गया डेटर। तो ये तो नॉर्मल लैंग्वेज में हो गया, लेकिन बिल के लैंग्वेज में जो गुड्स बेचता है वो ही बिल लिखता है, और जो बिल लिखता है उसे बोलते हैं ड्रॉर। ड्रॉर, और जिसके ऊपर बिल लिखा गया वो होता है ड्रॉई। जिसके ऊपर बिल लिखा गया वो होता है ड्रॉई। ठीक है, तो ए को हम ड्रॉर बोलते हैं और बी को हम ड्रॉई बोलते हैं। अब मैं इसकी 4 बेसिक कंडीशन बताऊंगा और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताऊंगा बेटा क्या होता है। जो पहला केस था उसकी एंट्री तो बताने की जरूरत नहीं है, बोलो कबीर। सर ये हेडिंग में अकाउंटिंग के बाद क्या लिखा है? ट्रीटमेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ट्रीटमेंट। ओके सर, सर ये जब ये स्टार्टिंग में आपने बताया दोबारा बता दीजिए। क्या चीज? ये वाली बात? ये ए सेलर और बी वाला। हाँ, जो गुड्स बेच रहा है, अभी आप माइक को म्यूट ना करना। जो गुड्स बेच रहा है उसने पैसे लेने हैं, इसलिए उसको हम क्रेडिटर भी बोलते हैं। गुड्स बेचने के बाद वो बिल लिखेगा, और बिल लिखने वाला होता है ड्रॉर, और जो बिल जिसके ऊपर लिखा जाता है वो होता है ड्रॉई। ड्रॉई, ड्रॉई यानी कि एक्सेप्टर, जो बिल पे साइन करता है। ठीक है। ओके सर। ए सोल्ड गुड्स टू बी। सर म्यूट कर दूं? हाँ हाँ कर लो। ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹3,000 on 11/16। ए ने बी को गुड सेल किया 3,000 रुपए का 1 तारीख को, 1 जनवरी 2016 को। ठीक है जी, तो ये एंट्रीज आपको आती है, बताने की नीड ही नहीं है। हर 2 मिनट में हैंग हो जाता है ये। दूसरी एंट्री भी बताने की नीड नहीं है। दूसरी एंट्री क्या है?
A drew a bill on B and B accepted it. B ने बिल को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया. Accepted it and returned to A. A ने B पे बिल लिखा, B ने उस पे साइन करे और A को वापस कर दिया. A को वापस कर दिया. ये दो केस की एंट्री हमने कल बहुत अच्छे से डिस्कस करी है, थोड़ी बहुत परसों भी डिस्कस करी है. मैं इसके बाद की बात करूंगा आज. इसके बाद क्या हुआ, ठीक है. ये पहली एंट्री आपकी हो गई, ये दूसरी एंट्री हो गई. जो थर्ड एंट्री है उसके अंदर कुछ केसेस होते हैं. थर्ड एंट्री का पहला केस, इस केस का दर्शन हम कर चुके हैं, फिर भी आपको ये नहीं मालूम कि ये पहला केस है, ठीक है. और जो अब मैं बता रहा हूं आपको, हाँ जी, पहला केस ये है ऑन, अभी ये नहीं लिखेंगे बी retained the bill with himself till due date. बी ने बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रखा, यानी कि वेट करता रहा कि जिस दिन ड्यू डेट आएगी वो बी से पैसे मांग लेगा. एंड ऑन ड्यू डेट द बिल इज मेट. ड्यू डेट पर बिल की पेमेंट हो गई. बिल की पेमेंट हो गई, ठीक है. अब इसमें दो बातें आई बेटा, दो बातें आई. एक तो बिल को उसने अपने पास रखा, रिटेन्ड, और दूसरा ड्यू डेट पे बिल की पेमेंट हो गई. तो रिटेन तो उसके पास है ही, बिल पहले से ही है. अगर बिल को उसने अपने पास ही रख लिया, जो कि उसके पास पहले से था बिल, क्योंकि ए ने बिल लिखा था, बी ने साइन करा था, ए को वापस कर दिया था, तो बिल किसके पास था? ए के पास. आज भी बिल ए के पास ही है. रिटेन का मतलब है अपने पास रखना, तो अपने पास रखने की कोई भी एंट्री नहीं होगी. और ड्यू डेट पर बिल की पेमेंट हो गई, इसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी. तो ड्यू डेट पर बिल की पेमेंट करने की एंट्री करनी पड़ेगी. हाँ कबीर, सर ये दोबारा बता दीजिए, क्या? ये थर्ड वाले पॉइंट का. अच्छा ये बताओ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ सर. ठीक है ठीक है ठीक है. देखो, ड्यू डेट तक बी ने बिल अपने पास रखा, और जैसे ड्यू डेट आई बी गया, मतलब ए गया बी के पास और पैसे ले आया. तो जब ए पैसे ले आया तो ए के पास तो पैसे आ जाएंगे. ए लिखेगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट. इसका डिस्कशन हमने कल किया था. और बी क्या करेगा? बी देखेगा बिल को और पेमेंट कर देगा. बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है ना?
यह है थर्ड एंट्री का फर्स्ट केस। अब मैं थर्ड एंट्री के सेकंड केस की बात कर रहा हूं। सारा काम छोड़ के थर्ड एंट्री का सेकंड केस आपको समझना है। नाउ स्टॉप राइटिंग, पहले आप समझ लो फिर लिख लेना। सेकंड केस पहले समझ लो फिर लिख लेना, ठीक है। देखो पहला केस तो तसल्ली वाला है। तसल्ली कैसे? कि ड्यू डेट तक ए ने वेट करी, ड्यू डेट तक ए ने वेट करी कि जब ड्यू डेट आएगी तो मैं बी से पैसे ले आऊंगा। तो ए गया बी के पास और पैसे ले आया। तो ये तो सबसे ट्रेडिशनल केस है। लेकिन होता क्या है, होता क्या है कि ए को पैसे आज ही जरूरत है। अब बिल तो मान लो 2 महीने का है, बिल मान लो 2 महीने का है, लेकिन मुझे पैसे आज चाहिए। तो बिल बी के पास लेके जाने का कोई फायदा नहीं है। बिल को बी के पास लेके जाने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि बी तो देगा नहीं। बी ने तो वादा कर रखा मैं 2 महीने बाद दूंगा, तो वो आज कैसे दे देगा पैसे। तो इसका एक तरीका है। ए ने क्या करा, बिल को ले गया बैंक के पास, बिल को ले गया बैंक के पास और बैंक को बोला भाई ऐसा है, ये बिल आप रख लो, ये बिल आप अपने पास रख लो, जब ड्यू डेट आएगी तो बी से पैसे ले लेना और अपने पास रख लेना, लेकिन मुझे इस बिल के पैसे आप आज ही दे दो। तो बैंक बेवकूफ थोड़ा ही है। बैंक ने कहा अगर आपको आज ही पैसे चाहिए तो मैं कुछ पैसे काट के दूंगा आपको, मैं आपको पूरे पैसे क्यों दूं आज ही। तो मैं बेवकूफ थोड़ा ही हूं। बैंक ये वाली सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन हमें कुछ पैसे का नुकसान सहन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैंने 3,000 वाला बिल बैंक को दिया और बैंक को बोला ये बिल अपने पास रख, ड्यू डेट पर इस बिल के पैसे ले लेना बी से, ठीक, लेकिन मुझे ये पैसे आज ही दे दो। तो बैंक ने उस 3,000 में से कुछ पैसे काट लिए और मेरे को बाकी पैसे दे दिए, ठीक है। इस केस को क्या बोलते हैं? किसी को याद आ रहा हो तो मन में सोच लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मन में सोच लो, याद आ रहा है तो। इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। केस लिखेंगे मेरे साथ साथ। ए discounted the bill with the bank for rupees 2800। बैंक ने मुझे 2800 रुपए दिए। एंड ऑन ड्यू डेट द बिल इज मेट। ड्यू डेट पर बिल की पेमेंट हो गई, ड्यू डेट पर बिल की पेमेंट हो गई। केस लिख लो। अब आप ये सोचो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ड्यू डेट पर इस केस में सेकंड केस में ड्यू डेट पर कौन किससे पैसे मांगने जाएगा, मतलब बी से पैसे मांगने कौन जाएगा? जिसको पता हो हैंड रेस करो।
बिल जिसके पास है वो जाएगा पैसे लेने। अरे बहुत सारे बच्चों ने उठा दिया, वेरी गुड। बोलो शिवांकी। सर नमस्ते। सर बैंक जाएगा ना? बैंक जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब। जिसका यही रिप्लाई है वो हाथ नीचे कर लो। ठीक है, तो इस केस में दो बातें हुई। एक तो बिल को बैंक से हमने क्या कराया, डिस्काउंटेड, इसकी भी एंट्री बनेगी बेटा, इसकी भी एंट्री बनेगी। और दूसरा क्या हुआ, बिल इज मेट, इसकी भी एंट्री बनेगी। ठीक, कैसे बनेगी बताता हूं आपको, इसकी भी एंट्री बनेगी नीचे। ठीक, अब पहले डिस्काउंटेड की एंट्री। डिस्काउंटेड की एंट्री क्या बनेगी बेटा, बैंक अकाउंट, यहां पर कैश वर्ड यूज ही नहीं हो सकता क्योंकि बैंक मेरे हाथ में पैसे नहीं देगा, बैंक हमेशा मेरे खाते में डालेगा पैसे। डिस्काउंटिंग का पैसा हमेशा मेरे अकाउंट में ही ट्रांसफर होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। 2800 रुपए आ गए, 200 रुपए कट गए। टू बीआर अकाउंट, $3000, क्योंकि ए ने बिल बैंक से डिस्काउंटेड कराया है तो इसकी एंट्री ए ही करेगा, बी इसकी एंट्री नहीं करेगा। बी इस बात की कोई भी एंट्री नहीं करेगा। बी को क्या मतलब, बी तो सिर्फ ड्यू डेट की वेट कर रहा है, जो ड्यू डेट पर आएगा बिल लाएगा और पैसे ले जाएगा। हाँ जी, अब आई ड्यू डेट। ड्यू डेट पे बैंक गया बी के पास पैसे लेने, बी ने तो बिल देखा, बीपी अकाउंट डेबिट और टू कैश, वो कैश करे या बैंक करे वो तो डिपेंड करता है। बी ने बिल की पेमेंट 3000 रुपए कर दी, लेकिन बिल के पैसे ए को नहीं मिलेंगे क्योंकि ए तो पहले ही ले चुका पैसे। अब इस बिल के पैसे किसको मिलेंगे, सिर्फ बैंक को, और वो पैसे बैंक अपने पास रख लेगा और बैंक की बुक में हमें कोई भी एंट्री नहीं करनी है। इस केस को नोट करो फटाफट। इसमें 4 केस आएंगे, अभी मैंने दूसरा केस बताया आपको बेटा, ठीक है ना। पहला केस कल डिस्कस हो गया था, उसे आज रीडिस्कस किया है, ये दूसरा केस है, ठीक है ना। केस नंबर 3 और 4 भी बताऊंगा, लेकिन मैं आराम आराम से चलूंगा, जल्दीबाजी में काम खराब हो जाएगा। अब मैं इस रूल के क्वेश्चन कराऊंगा आपसे अभी के अभी। उस क्वेश्चन की मैं फोटो भी भेज रहा हूं और पेज नंबर भी आपको बता रहा हूं। अब इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 5 आप लोग अभी ट्राई करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 उसका क्वेश्चन मैं आपको अभी भेज रहा हूं। क्या है,
क्वेश्चन मैंने आपको भेज दिया, आप भी ट्राई करो। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ। इसमें आपको मैं बताता हूं कि डिस्काउंट कैसे निकलती है। इलेक्शन 5 बेटा, बिल है 8,000 रुपए का, 4 महीने का बिल है। बिल लिखा गया 1 जनवरी को। अब आपको यह देखना है कि मैं बैंक के पास कब गया। मैं बैंक के पास गया 1 फरवरी को। तो ये बिल बैंक के पास कितने महीने तक पड़ा रहेगा? ये बिल बैंक के पास कितने महीने तक पड़ा रहेगा? क्योंकि 4 महीने का बिल है, उसमें से 1 महीना तो मैंने अपने पास ही रखा, क्योंकि बैंक के पास मैं कब गया? 1 फरवरी को। तो जनवरी से फरवरी तक बिल को मैंने अपने पास रखा। उसके बाद मैं बैंक के पास गया कि ये बिल ले ले और मुझे पैसे दे दे। तो बैंक के पास कितने महीने बचे? 3 महीने बचे। तो ये बिल बैंक के पास कितने महीने तक रहेगा? 3 महीने तक रहेगा। तो डिस्काउंट जो निकलेगी वो 3 महीने की निकलेगी बेटा। 8,000 3/12 मल्टीप्लाई, डिस्काउंट का रेट क्या है? 10%। 200 रुपए डिस्काउंट आ गई बेटा, 200 रुपए डिस्काउंट आ गई। इसका मतलब बैंक से मुझे कितने मिलेंगे? 7,800। अब आप एंट्री देखो, एंट्री में कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करो तुरंत। अमाउंट मैंने बता दी है, एंट्री देखो, डेट देखो, अमाउंट देखो। कुछ भी प्रॉब्लम आए मुझसे तुरंत पूछो, अभी के अभी। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो होमवर्क ले लीजिए बेटा। इलस्ट्रेशन तो आपको करना है 5, और क्वेश्चन करने हैं 6 और 7, क्योंकि 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। और किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर देगा, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, उससे वो चेक कर लेंगे उनका सही है गलत है। ठीक है।
और लेसन 5 तक और क्वेश्चन 7 तक पूरे पूरे करने हैं बेटा, ठीक है। बस इतना ही काम है आज, बाय।